अध्याय 2 देख रहे हैं। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में बात करेंगे आज। तो इसमें जो मेन चीज बनती है, सबसे पहले हम देखेंगे कि समाजवाद कैसे आया यूरोप में और समाजवाद का अर्थ क्या है, और फिर रूसी क्रांति कैसे हुई। जैसे कि हमने पहले देखा फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई, तो क्या कारण रहे फ्रांसीसी क्रांति के, क्या उसका रिजल्ट रहा, और उसने कैसे विश्व को, या उस क्रांति की आइडिया ने, भाव ने कैसे विश्व को कुछ चीजों से अवगत कराया, और कई रेजीम चेंज हुई, कई चीजें बदलाव हुई आपके विश्व में। तो हमने जो फ्रांसीसी क्रांति देखी, सबसे पहले देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन कैसे हुए, या उस युग में जिस जिस समय की हम बात कर रहे हैं कि समाजवाद आया कैसे। हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देखा, और वहां पर जो स्वतंत्रता मिली या फिर समानता का अधिकार, जो स्वतंत्रता और समानता, फ्रीडम और इक्वालिटी की बात हुई, ये कई जगह फैली। यानी कि एक तरीके से सूत्रपात हुआ एक नए सामाजिक संरचना का, एक सामाजिक ताने बाने को बदलने का। जैसे जो फ्रांस था पहले मोटे तौर पे एस्टेट और श्रेणियों में बटा हुआ था, ये हमने देखा। और समाज की जो सत्ता थी, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, उस पे प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट यानी कि कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। लेकिन क्रांति जब हुई तो ये संरचना, या ये कहिए कि ये जो फ्रेमवर्क है, ये बदला, या इसकी संभावना दिखाई देने लगी। बहुत सारे लोगों को इससे इफेक्ट हुआ या फिर इससे इन्फ्लुएंस हुए। इस पे डिस्कशन हुआ, जैसे कि राजा राम मोहन राय साहब हो गए, डेरोजियर साहब हो गए। इन्होंने कई जगह उल्लेख किया इस बात का कि वाकई में वो चीजें जो हुई फ्रांसीसी क्रांति में, या उसका रिजल्टेंट जो हुआ, उसका जो परिणाम हुआ, उससे कई लोग, कई क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में जो बहस होने लगी, क्योंकि फ्रांस में हुआ है तो फ्रांस तो यूरोप में है, आसपास के देश भी हैं। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत आगे बढ़ी, और जिसका मेन, इसीलिए पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जाना। अब इसमें यह समझना पड़ेगा कि यूरोप में डिस्कशन तो शुरू हो गया कि हाँ भाई, चेंज तो होना चाहिए, परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन सभी लोग ऐसे परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे यूरोप में। सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग तो ये थे कि हाँ, बदलाव होना चाहिए। कई लोग ये कहते थे कि बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। एक खेमा ये था जो ये मानता था, एक जो विचारधारा थी वो ये मानती थी कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है, यानी कि पूरी तरीके से ओवर ऑयलिंग जरूरी है। पूरी तरीके से जो भी समाज है उसको पूरी तरीके से परिवर्तन उसका होना चाहिए। कुछ रूढ़िवादी मतलब होता है कॉन्जर्वेटिव्स, यानी कि रूढ़िवादी का मतलब ये कहें कि अगर उसने कोई चीज ठान ली या मान ली तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, या फिर उसको उसके दिमाग से और कुछ चीज नहीं निकाल सकते आप। इसे रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं, जिसे हम कॉन्जर्वेटिव कहते हैं। कुछ उदारवादी थे जो लिबरल थे, या जिन्हें कहें कि आमूल परिवर्तनवादी, रेडिकल। अब तीन चीज में हो गई, इसमें अलग अलग तीन शब्दों को हमने यहां पर लिया, और इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक तो रूढ़िवादी हो गए जो कॉन्जर्वेटिव है, उदारवादी जो है लिबरल है, और आमूल परिवर्तनवादी यानी कि जो रेडिकल, ये समाधानों के पक्ष में थे कि हाँ, समाधान होना चाहिए। तो ये जो तीन चीजें हैं, इसका मतलब क्या था, राजनीति में इन तीनों का क्या मतलब है। जैसे अगर आप अमेरिका की बात करें तो आप हमेशा सुनते होंगे कि एक डेमोक्रेट है, एक लिबरल है, एक कॉन्जर्वेटिव है। इस तरीके से आप ये शब्द सुनते होंगे। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, कि 19वीं शताब्दी की जो महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराएं हैं वो क्या थी, और उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में, यानी जो परिवर्तन होना था या होगा, उसमें क्या असर डाला। फिर हम ऐतिहासिक घटनाओं को देखेंगे जिसने समाज के जो रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया, और फिर हम देखेंगे कि रूसी जो क्रांति हुई उसके बाद जो समाजवाद है 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा बन गई समाजवाद।
समाजवाद के बारे में एक अच्छी एक डिस्कशन हम करेंगे। तो पहले ही समझिए कि ये जो तीन शब्द आए हैं, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, तो समाज परिवर्तन के समर्थकों में से एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी मतलब होता है कि जो उदारवादी है, उदार लिबरल्स हैं, हाँ ठीक है ऐसा होना चाहिए, मतलब कई चीजों का समावेश करने को तैयार होते हैं। उदारवादी उस तरीके का एक राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान हो, जगह मिले, इसीलिए वो उदारवादी थे। वो ये कट्टर नहीं थे कि नहीं नहीं यही क्रिश्चियनिटी होनी चाहिए या इस्लाम होना चाहिए या ऐसा। वो कहते थे सभी लोग बराबर हैं, सभी लोगों को समान, इसीलिए इनको हम कहते हैं उदारवादी हैं। ऐसा इसलिए था कि यूरोप में उस समय जितने भी देश थे उसमें किसी एक धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटेन की सरकार जो थी की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन की बात करें तो ये कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, यानी कि किसी एक प्रांत में, एक जगह में, वहां पर एक धर्म का बोलबाला कह सकते हैं आप। तो उदारवादी समूह जो है, जैसे लिबरल की मैं बात कर रहा हूं, वो जो वंश आधारित शासन है उसकी अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वंश के आधार पर जो शासक है उनकी सत्ता में कोई मतलब वो निरंकुश है, अंकुश होना चाहिए। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका ये मानना था कि जो लोग हैं, इंसान है, सरकार किसी के भी अधिकारों का हनन करने या सरकार को किसी के भी अधिकारों को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो समूह है वो ऐसे निर्वाचित सरकार के पक्ष में था। ये कहता था कि ऐसे सरकार चुनी जानी चाहिए जो शासक और अफसर के प्रभाव से मुक्त हो और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा, यानी कि जो न्यायपालिका हो बाकायदा प्रशिक्षित हो, उनके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं या कहें स्थापित किए गए जो कानून है उसके अनुसार शासन कार्य चलाया जाए। पर ये जो समूह है ये डेमोक्रेट नहीं था। अब समझिए कि उदारवादी तो थे, इतनी सारी चीजें चाहते थे, लेकिन डेमोक्रेट नहीं थे। डेमोक्रेट का मतलब क्या हुआ, ये नहीं चाहते थे कि सभी को वोट देने का अधिकार मिले। अब देखिए कितना इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें चाहते थे जो कि आज भी हम कई देशों में चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि सभी को वोट देने का अधिकार हो। उनका ये मानना था, यानी कि वो थे तो इस विचारधारा के, लेकिन उनका ये था कि वो डेमोक्रेट नहीं था। वो डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले थोड़े कम थे कि सबको वोट देने का अधिकार वो नहीं चाहते थे। ये इसमें अंतर है, इसको समझना चाहिए आपको, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब जो रेडिकल समूह था, वो रेडिकल, अब हमने इनकी बात कर ली, हमने अभी जो जिन लोगों की बात की उसको समझिएगा, क्योंकि ये हम पहली जो हमने बात की वो उदारवादियों की बात की। अब हम आते हैं रेडिकल वालों पे। रेडिकल क्या हुए? जो रेडिकल हुए इसका नाम ही बताता है, अंग्रेजी में शब्द जो होता है ये किसी एक पर्टिकुलर चीज को मानने वाले कट्टरता को समझिए। तो ये रेडिकल समूह जो थे वो लोग ऐसी सरकार चाहते थे जो देश के आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। जैसे अगर हिंदुस्तान की अगर बात करें तो 80% हिंदू समाज के लोग हैं। तो अगर रेडिकल यहां पर हो गया तो वो चाहेंगे कि बस बाकी लोगों को हटाया जाए और केवल सारा जो पावर हो जाए या फिर सारी जो एक तरीके से फैसिलिटीज है वो केवल हिंदुओं को मिले। इस तरीके से ये समझिए कि अगर रेडिकलाइजेशन हो जाता, अगर हमारी डेमोक्रेसी नहीं होती तो ऐसा होता। लेकिन एक इसमें बात थी कि बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे, यानी कि महिलाओं को वोट करने का अधिकार, मत करने का अधिकार मिले। उदारवादियों के विपरीत ये जो लोग थे, जो बड़े जमींदार थे और जो संपन्न उद्योगपति थे, मतलब पैसे वाले जो लोग थे, उनको कोई भी ऐसा विशेषाधिकार ना मिले, कोई भी ऐसा स्पेशल फैसिलिटी ना मिले, इसके पक्षधर थे। और ये नहीं कह रहे थे कि भाई किसी के पास बहुत पैसा है तो उसके विरोध हम कर रहे हैं, नहीं। उनका ये कहना था कि जो कुछ लोगों के पास केवल पैसा, जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें तो हमारे देश में अगर हिंदुस्तान की बात करें तो मैक्सिमम पैसा 90% पैसा जो है वो 1% लोगों के पास है।
तो कुछ लोगों के पास संपत्ति के जो संकेंद्रण है, यानी कि पैसा एक आदमी के पास या कुछ लोगों के पास आ गया, उसका विरोध करते थे। तो रेडिकल समूह उस समय इस तरीके से थे। रूढ़िवादी जो तबका है वो रेडिकल और उदारवादी इन दोनों के खिलाफ था। अब रूढ़िवादी पे आ गए, हमने इनकी बात कर ली, पहले लिबरल्स की बात कर ली, अब हम रेडिकल की बात हमने कर ली, अब रूढ़िवादी की बात कर रहे हैं। जो रूढ़िवादी तबका है वो रेडिकल और उदारवादी जो हमने पहले दो देखे उन दोनों के खिलाफ था। लेकिन जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो रूढ़िवादी है उन्होंने भी ये माना कि हाँ, रूढ़िवादी जो है होते हैं मतलब जो पुरानी परंपराओं पे विश्वास रखते हैं, लेकिन जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो कुछ तो चेंज होना चाहिए, बदलाव की जरूरत को उन्होंने स्वीकारा। पहले समय में जो 18वीं शताब्दी में जो रूढ़िवादी आमतौर पर ये नहीं चाहते थे कि परिवर्तन हो, जो रूढ़िवादी का शब्द का मतलब ही यही होता है। लेकिन जैसे 19वीं सदी आई वो ये मानने लगे कि हाँ, फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्पेशली कि अतीत का जरूर सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि रूढ़िवादियों का मतलब यही होता है कि पुरानी चीजें जो है, पुराने परंपराएं जारी रहे, लेकिन जो नई चीजें हैं, बदलाव है, वो होना चाहिए। बट ये हो कि बदलाव बहुत सडन ना हो, बहुत फास्ट पेस पे ना हो, धीमे हो। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो राजनीतिक उथल पुथल हुई उसमें ये जो अलग अलग विचार मैंने बताए, 3 विचार हो गए, इनके बीच में टकराव हुआ। और फिर उसके बाद ये है कि राजनीतिक धाराएं थी ये अलग अलग, और उससे कैसे चीजें चेंज हुई उसको भी हम डिस्कशन करते हैं। मताधिकार आंदोलन आया था यहाँ पर, इसका मतलब, इसका शब्द का मतलब होता है कि वोट डालने का अधिकार पाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया। अब ये तो हमने देख लिया कि तीन तरीके की विचारधाराएं थी। अब हम देखते हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। अब जो राजनीतिक रुझान हमने देखे, यहां पर उस समय काफी सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे थे। नए शहर बस रहे थे, औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे में काफी विस्तार हुआ, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। तो औद्योगिकरण में बहुत सारे सारे ही लोग समझ लीजिए, औरत आदमी बच्चे सभी कारखाने में आ गए थे। काम के घंटे काफी लंबे थे और मजदूरी कम थी, और बेरोजगारी भी एक समस्या हो चुकी थी। तो जो औद्योगिक वस्तुएं हैं उनकी हो ये रहा था कि जब आप ये समझिए कि बेरोजगारी आई क्यों। अब आप यहाँ पर हमने बात की कि औद्योगिकरण से सब कारखानों में आ गए, लेकिन बेरोजगारी क्यों हो गई? तो औद्योगिक वस्तुओं की जो मांग में गिरावट, या ये कहें कि उनके रिक्वायरमेंट में, डिमांड में कमी हुई, तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। जो लोग अगर उद्योग में काम कर रहे हैं और वो जो जिस उद्योग में काम कर रहे हैं उसकी डिमांड कम हो गई, उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, तो लोगों की छटनी की जाएगी। तो शहर तेजी से तो बस रहे थे, फैलते जा रहे थे, और इसके कारण जो रहने की, साफ सफाई की, इन सब की दिक्कतें शुरू हो गई। तो उदारवादी और जो रेडिकल है वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से ये जो समस्याएं आ रही है इनका समाधान हो। अब आप देखिए, ये एक चित्रण है 19वीं शताब्दी में जो लंदन के गरीबों की दशा एक व्यक्ति की दृष्टि से बनाई गई है, यानी कि जिन्होंने चित्रण किया हुआ है। अब लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, यानी कि एक इंडिविजुअल या किसी इंसान या आदमी के पास थे। बहुत सारे जो रेडिकल उदारवादी थे उनके पास भी संपत्ति थी, बहुत सारे लोग उनके यहाँ काम करते थे। व्यापार और जो औद्योगिक व्यवसाय है उसके जरिए बाकायदा धन दौलत थी, इसलिए वो ये भी चाहते थे, क्योंकि उनके उद्योग थे, वो ये चाहते थे कि थोड़ा सा और, क्योंकि मजदूर अगर स्वस्थ होंगे, नागरिक पढ़े लिखे होंगे, तो जो व्यवस्था है उसके हिसाब से इन लोगों का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। अब ये इस कारण से ये लोग जो जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकार हैं उसके खिलाफ थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता, यानी कि एबिलिटी, स्किल, उस पर उनका विश्वास था। यह भी मान्यता थी कि यदि हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे दी जाए, फ्रीडम दे दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, जिनके पास पूंजी हो उन्हें बेरोक टोक अगर काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। तो इसी कारण से 19वीं सदी के शुरुआत के जो दशक है उसमें
समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष ये क्योंकि उदारवादी और रेडिकल उनके फेवर में सोच रहे थे, तो उसके उनके आसपास ये लोग आ गए, बहुत सारे लोग, बहुत स्त्री पुरुष इनके विचारधारा पे अपने आप को देखने लगे और जुड़ने लगे। तो यूरोप में 1815 जिस तरीके से यहाँ सरकार बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए जो राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी है वो इस पक्ष में आ गए कि हाँ भाई, क्रांति तो होनी चाहिए। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस के ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए जो ये कोशिश कर रहे थे कि भाई राजाओं को अलग हटाए दिया जाए, तख्ता पलट किया जाए। तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को समान अधिकार मिले। तो 1815 के बाद इटली में राष्ट्रवादी जो है गिसेप्पे मेज़िनी, इसी के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ मतलब साजिश भी रची और ये सब चीजें वहां पर हुई, क्योंकि जो सामाजिक परिवेश था, ताना बाना है, उसने इसको करने में मजबूर किया। अब देखिए यूरोप में समाजवाद का, समाजवादी या समाजवाद, अब समाज को ओवरहॉल करना या समाज के जो अलग अलग वर्ग है या फिर उसकी जो संरचना है उसको चेंज करना, पुनर्गठन करना, ये ही समाजवाद का एक विचार है, समाजवाद की विचारधारा थी। अब 19वीं सदी के मध्य तक जो यूरोप में ये समाजवाद एक बहुत जाना पहचाना विचार था और लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो समाजवाद था क्या? देखिए, समाजवादी का मतलब ये होता है कि वो निजी संपत्ति, किसी के पास बहुत पैसा है, उसके विरोधी थे। यानी कि वो ये कहते थे कि संपत्ति पर किसी एक का अधिकार नहीं है। उनका ये कहना था कि किसी के पास अगर पैसा है ना, कि वही समस्या की जड़ है। उनका ये कहना था कि संपत्ति, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, दूसरों को वो रोजगार देते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या ये है कि जिसके पास संपत्ति है वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचता है, फायदे के बारे में सोचता है, और उनके बारे में ये नहीं सोचता कि जो ये संपत्ति बना रहे हैं, यानी कि जो उनके लिए काम कर रहे हैं, वो उत्पादनशील। तो उनका ये कहना था कि एक व्यक्ति की बजाय अगर समाज पर जितने भी, मतलब ये समझिए पूरे समाज का नियंत्रण हो पैसे पे या फिर संपत्ति पे, तो सब क्योंकि सबका हित हो जाएगा, फिर किसी एक इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं देखेगा, सब लोग अपना प्रॉफिट देखेंगे, तो और सब एक दूसरे के बारे में भी सोचेंगे, तो अच्छी तरीके से बदलाव हो सकेगा और बाकायदा इसके लिए अभियान भी चलाए गए। तो समाजवादियों के पास एक अलग उनकी दृष्टिकोण था उनका। कुछ समाजवादी को कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम के विचार में बड़ी दिलचस्पी थी, यानी कि कोऑपरेटिव, जैसे दूध का कोऑपरेटिव होता है। इसमें क्या होता है, सारे किसान और जो भी प्रोड्यूसर और जो उसके कंज्यूमर्स होते हैं वो मिलके एक कोऑपरेटिव बनाते हैं और उसके बाद वो जो प्रॉफिट होता है वो आपस में बांटते हैं। इंग्लैंड में जो रॉबर्ट ओवेन है, उद्योगपति थे, उन्होंने इंडियाना यानी कि अमेरिका के साथ एक समन्वय यानी न्यू हार्मनी के नाम से इसी तरीके की एक समुदाय को रचने का प्रयास किया था। और कुछ समाजवादी ये मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। कहने का मतलब ये है कि वो ये चाहते थे कि सरकार ये काम करे, सरकार कहे कि सामूहिक खेती हो, यानी कि सब लोग मिलके खेती करें। जैसे फ्रांस में लुई ब्लैंक साहब थे, वो चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, यानी कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसका बहुत पैसा है, उसी को सरकार ना आगे बढ़ाए, बल्कि जो ये ऐसे उद्यम है, ऐसे इंडस्ट्रीज है, वो सरकार चलाए। कोऑपरेटिव, ऐसे जैसे मैंने कहा, कोऑपरेटिव ये ऐसे लोगों का समूह था जो मिलकर चीजें बनाते थे, जैसे दूध के बारे में मैंने बात की, और भी कोऑपरेटिव्स हैं, और मुनाफा जो होता था वो आपस में बांट लेते थे। अब कार्ल मार्क्स साहब और फ्रेडरिक एंगेल्स, इन्होंने अपने नए तर्क दिए। मार्क्स साहब, कार्ल मार्क्स को बहुत पढ़ा जाता है, इनका विचार ये था कि जो औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, यानी कि जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उद्योग है, वह पूंजीवादी समाज है। पूंजी मतलब पैसा होता है। तो फैक्ट्रियों में जो पूंजी लगी है, पूंजीपतियों का स्वामित्व है, पूंजीपतियों के पास उनका आधिपत्य है, और पूंजीपतियों का
मुनाफा आता कहाँ से हो, तो मजदूरों से आता है। मजदूर मेहनत करते हैं तो उनको मुनाफा बनता है। तो मार्क्स का ये कहना था कि जब तक जो ये इंडिविजुअल पैसा यानी कि निजी पूंजीपति इसी तरीके से मुनाफा बनाते रहेंगे तो कभी भी मजदूरों की स्थिति सुधार नहीं हो सकती। तो इसके लिए मजदूरों को पूंजीवाद और जो निजी संपत्ति है उस पर आधारित शासन को, यानी कि ऐसा जो शासन था कि जिसमें पैसा किसी कुछ कुछ लोगों के पास है या पूंजीवादी लोग ज्यादा हैं, तो उनको उखाड़ फेंकना चाहिए। कि उन मार्क्स साहब का ये भी कहना था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को थोड़ा अलग समाज बनाना पड़ेगा, जिससे जो सारी संपत्ति है सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण हो और स्वामित्व भी हो, यानी कि सारे समाज के पास हो। सारे लोगों, समाज मतलब लोग ही है, लोग ही की बात हो रही है, और उनका उसके ऊपर स्वामित्व। अब उन्होंने जो ये सोचा ना, उसका नाम उन्होंने दिया कम्युनिस्ट, साम्यवादी कम्युनिस्ट। मार्क्स को ये था विश्वास कि जो पूंजीपतियों के साथ जो संघर्ष होगा उसमें मजदूर जीतेंगे और आगे का जो समाज होगा वो कम्युनिस्ट समाज होगा। ये किनकी सोच थी? कार्ल मार्क्स साहब की और एंजल साहब की। एक चित्र में बताऊंगा आपको, क्योंकि समाजवाद के लिए जो समर्थन हुआ, क्योंकि समाजवाद आया और लोग इससे प्रेरित हुए। तो ये एक चित्र है जिसमें एक आंदोलन दिख रहा है आपको। तो ये पेरिस कम्यून यानी कि एक 1871 में हुआ था, उसका चित्र है। इसमें मार्च और मई 1871 के बीच जो जन विद्रोह है वो दिखाया गया है। ये ऐसा दौर था जब पेरिस की जो नगर परिषद, जिसे कम्यून कहते थे, उसमें मजदूरों, आम लोगों, जो पेशेवरों और साथ में राजनीतिक जो कार्यकर्ता थे, उनको लेकर बनाई गई जन सरकार, मतलब जनता की सरकार ने कब्जा कर लिया था। अब ये जो उथल पुथल था फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति, जो असंतोष था उसके कारण पैदा हुई थी। लेकिन जो पेरिस कम्यून है उसको अंततः क्या किया, सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला। लेकिन दुनिया भर के समाजवादियों ने इसको अच्छा माना और इसके जश्न मनाया कि हाँ कुछ हुआ है। पेरिस कम्यून के दो और चीजों, ये जो पेरिस कम्यून हुआ उसको दो चीजों से और ज्यादा याद रखा जाता था। एक तो मजदूरों के ने लाल झंडे उठाए, कम्युनार्डो यानी क्रांतिकारियों ने अपने लिए यही झंडा चुना था, लाल झंडा, जिसे हम लाल झंडा लाल सलाम कहते हैं। और मार्च से आपको याद होगा कि 1792 में युद्ध गीत था। तो ये घटना जो है, इसके बाद मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया मार्से गाना। अब समाजवाद के लिए जो समर्थन रहा, 1870 में जो ये विचार है, समाजवादी विचार है, वो यूरोप में पूरा फैल चुका था। कई ये समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली गई इसके लिए। अब इंग्लैंड और जर्मनी के जो मजदूर थे, उन्होंने अपनी जो जीवन है, कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए अपने संगठन बनाए। अब इसके लिए कोष भी बना लिए कि अगर कोई दिक्कत आई तो इस कोष से या पैसे से लोगों की मदद की जा सके या यहाँ संस्थाओं की मदद की जा सके। उन्होंने जो काम के घंटे हैं उनको कम करना और साथ में वोट देना, उसके लिए भी आवाज उठाना शुरू कर दिया। जैसे जर्मनी में SDP यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके साथ इन संगठनों के काफी अच्छे रिश्ते थे, काफी गहरे रिश्ते थे, और संसदीय चुनाव में वो पार्टी की मदद भी किया करते थे। तो 1905 तक ब्रिटेन के जो समाजवादियों और जो ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियां हैं, उनने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी भी बना ली थी। और फ्रांस में जो सोशलिस्ट पार्टी है उसके नाम इस नाम से भी एक पार्टी बना ली थी फ्रांस में। तो यहां पर क्या बना, देखिएगा अलग अलग जगह क्या क्या बना। जर्मनी में SDP, और फिर उसके बाद ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन, इन्होंने भी अपनी एक अलग पार्टी लेबर पार्टी बना ली। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बन गई। 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी लेकिन सरकार नहीं बना पाए। लेकिन जो संसदीय राजनीति है उनमें उनके प्रतिनिधि जीतते रहे, और कानून बनाना हो उसके लिए अहम भूमिका इन्होंने निभाई। लेकिन दबदबा किसका था? वही रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल, यानी कि जो कॉन्जर्वेटिव हुए और जैसे मैंने आपको बताया रेडिकल हुए, उन सब के पास रही। अब आई रूसी क्रांति। अब रूसी क्रांति के क्या कारण थे, क्या इसकी जब रूसी क्रांति हुई तो क्या हुआ, और बाद में इसका परिणाम हमें क्या मिला? तो यूरोप के सबसे बड़े औद्योगिक देशों में से रूस, उसमें ये समीकरण थोड़ा उलट गया। जो हमने पहले बात की, तो 1917 की जो
अक्टूबर क्रांति है उसके जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया 1917 में। फरवरी 1917 में राजशाही का पतन। अब ये जार साहब हैं, ये सेंट पीटर्सबर्ग में विंटर पैलेस में इनका चित्र है, जार निकोलस दो। इनकी राजशाही का पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अक्टूबर क्रांति का मतलब ये है कि जो फरवरी 1917 में, इसमें मैं बताऊंगा आगे और चलेगा, लेकिन अक्टूबर क्रांति किसे कहा जाता है, फरवरी 1917 में राजशाही का जो पतन हुआ, इंसाफ मतलब जो भी राजा नाम से जैसे जार कहा जाता था वहां पर, और अक्टूबर की जो घटनाएं हुई उसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। तो नजर डालते हैं हुआ क्या था, कैसे कैसे क्या चीज बढ़ी थी। रूसी साम्राज्य 1914 में रूस पर निकोलस दो जिनका चित्र मैंने दिखाया उनका शासन था। और जो मॉस्को मतलब रशिया या मॉस्को इतना छोटा नहीं था, उसके आसपास जो भूक्षेत्र थे, फिनलैंड जो हो गया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये इसके हिस्से थे। और बहुत दूर तक, यानी कि इनका जो साम्राज्य था प्रशांत महासागर तक फैला था। तो आज के जो मध्य एशियाई राज्य आप जानते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये भी इसी में आते थे। तो सोचिए आप कितना बड़ा होगा ये। अगर मैं यहाँ पर आपको चित्र से दिखाऊं तो ये वैसे तो ये उस समय की बात है जहां पर जब विश्व युद्ध हुआ, तो उसको समझने उस विश्व युद्ध को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, फिर आप ज्यादा समझ पाएंगे। ये जो है केंद्रीय शक्तियां थी, जो ये जो आप इस कलर में देख रहे हैं, पिंक कलर में, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब मिले और इन्होंने किससे लड़ाई की। इनकी लड़ाई हुई युद्ध जो हुआ वो हुआ मित्र शक्तियों से, फ्रांस, इंग्लैंड और रूसी साम्राज्य, और साथ में यहाँ भी जो ग्रीन एरिया दिख रहा है आपको। ऐसे कुछ राज्य थे जो तटस्थ थे। स्पेन ने कहा कि हम किसी से नहीं लड़ेंगे, अल्बानिया थे किसी से नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद ये जो आप वायलेट में देख रहे हैं, वो बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य, ये ऐसे जो तटस्थ राज्य थे, जो पहले तो तटस्थ थे। पहले तो उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, ना केंद्रीय शक्तियों के साथ जाएंगे, ना मित्र शक्तियों के साथ जाएंगे। इन्होंने कहा कि हम किसी से नहीं लड़ेंगे, लेकिन फाइनली ये जाके बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य, जर्मनी और हंगरी के साथ, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ मिल गए। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, पोर्चुगल और इटली, यूनान यानी कि ग्रीस, ये जाके मिल गए किसके साथ, मित्र शक्तियों के साथ, यानी कि रूस, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ जाके मिल गए। तो इस तरीके से विश्व युद्ध की बात हुई। और ये साम्राज्य भी बता रहा है रूसी साम्राज्य कितना बड़ा था। तो रूस में जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उसकी एक शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, इसको मानने वाले काफी लोग थे, बहुमत में थे। इसीलिए लेकिन जो ये समाज था, इसमें ऐसा नहीं कि केवल यही लोग थे, इसमें कैथोलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम भी थे, बौद्ध भी थे। तो उस समय अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था युद्ध से पहले, ये देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग में बेरोजगार किसान का चित्र ही आपको सब बता देता है। जो 20वीं सदी, यानी कि आप जब 1900 से 2000 तक बात करते हैं, इसमें बहुत बड़ी आबादी, 85% खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। अब यूरोप में इतनी ज्यादा लोग, अगर यूरोप के अन्य देश देखें तो इतने ज्यादा लोग नहीं थे कि इतनी जनता इसमें खेती बाड़ी में जुड़ी हो। जैसे अगर आप फ्रांस और जर्मनी के बारे में बात करें तो 40 से 50% लोग खेती बाड़ी में थे। लेकिन रूसी साम्राज्य में किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ, मतलब अपनी जरूरत पूरी करते थे, साथ में सब बाजार के लिए भी चीजें बनाते थे। तो रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक भी था। उद्योग तो कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये प्रमुख औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल जगह थी। लेकिन ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे। और लेकिन जो कारीगर थे, उनकी वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस में रेल नेटवर्क आया, तब ये शुरुआत हुई और विदेशी निवेश भी हुआ। और इसके ये जब सब चीजें होने लगी, तब रूस जो है कुछ ही सालों में कोयला उत्पादन में दोगुना और स्टील उत्पादन में रूस में 4 गुना वृद्धि हो गई। ज्यादातर जो कारखाने थे वो उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोगों के पास थे, किसी इंडिविजुअल्स के पास थे। लोगों को कम पैसे मिल रहे थे, घंटे भी निश्चित नहीं थे। अब सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों में नजर तो रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो ये नियमों का उल्लंघन हो रहा था उसको रोक नहीं पा रहे थे।
तो कारीगर की जो इकाइयां थी और वर्कशॉप 15 घंटे खिंच जाती थी, जबकि कारखानों के जो मजदूर थे वो 10 से 12 घंटे इनकी शिफ्ट होती थी। तो ये आप देखिए डॉर्मेट्री दिखाई जा रही है, डॉर्मेट्री में कमरों में लोग रहते थे और वो अपने शिफ्ट के हिसाब से सोते थे और परिवार भी नहीं रख सकते थे। और सामाजिक स्तर पर भी मजदूर बटे हुए थे। कैसे? कुछ मजदूर मूल गांव के साथ अभी मतलब अपना जो उनका पैतृक गांव होगा वहां से उनका अभी भी जुड़ाव था, लेकिन कई मजदूर जो है परमानेंटली यहाँ पर आके बस चुके थे शहरों में। अब इनकी योग्यता और दक्षता में भी काफी अंतर था, जो स्किल है या एबिलिटी है या फिर उन्होंने जो एजुकेशन ली है। सेंट पीटर्सबर्ग में एक धातु मजदूर साहब ये कहते हैं कि जो धातु कर्मी मजदूरों को खुद को साहब मानते हैं, यानी जो धातु कर्मी है मजदूरों में सबसे ऊंचे हैं, क्योंकि इस काम के लिए प्रशिक्षण होता है, निपुणता चाहिए। तो 1914 में जो फैक्ट्री मजदूर है उनमें औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन पैसा देख लीजिए या बाकी चीज देख लीजिए उनको कम ही मिलती थी। जो मजदूरों के बीच जो फासला है उनके रख रखाव पहनावे से दिखता था। कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए भी संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन उस समय कम थे। अब ये जो विभेद मैंने बताए उनके ये तो थे ही थे। जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था, अगर मालिकों से कोई भी शिकायत होती थी तो मजदूर मिल जाते थे। 1896 से 1897, 1902 इसमें ऐसी काफी सारी हड़तालें हुई। जो देहात की बात करें तो ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल जिनके पास संपत्ति है जैसे सामंत हो गया, राजशाही, ऑर्थोडॉक्स चर्च, इनका कब्जा था, क्योंकि जमीन तो मतलब इलाका तो उनका है या फिर उस समाज में उनका प्रभुत्व था। मजदूरों की तरह किसान भी अब बटे हुए थे। किसान धार्मिक स्वभाव के थे। कुछ को छोड़ दिया जाए तो वे सामंत और नवाबों का सम्मान करते ही नहीं थे। अगर आप देखें कि फ्रांस के बारे में देखें तो वहां पर लोग नवाबों और सामंतों को हैसियत उनकी थी, वो लोकप्रिय थे। जैसे फ्रांसीसी क्रांति की मैंने आपको बताया कि वाकई में लोग इनके लिए, नवाबों के लिए लड़े। लेकिन रूस में क्या लोगों का विचार था, रूस में किसानों का क्या विचार था? उनका ये विचार था कि नवाब कुछ नहीं, नवाब की जमीन ली जाए, छीन ली जाए और सब किसानों में बराबर बांट दी जाए। और कई तो कर भी नहीं है, लगान जिसे कहते हैं, टैक्स भी नहीं चुकाते थे, जमींदारों की हत्या भी कर देते थे वो। तो 1902 में दक्षिणी रूस में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, ये किलिंग वगैरह की। और रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले कुछ और हिसाब से भी अलग थे। यहाँ के जो किसान थे समय समय पर ये जमीन को अपने कम्यून या फिर जो मेन है जिनको मानते थे उनको दे देते थे। और ये कम्यून क्या करते थे, ये परिवारों में जिसमें जरूरत है, जिसको ज्यादा जरूरत है, जिसको कम जरूरत है, इस हिसाब से इसको बांट देते थे। तो रूस में जो समाजवाद है 1914 में या 1914 से जो पहले रूस में जो राजनीतिक पार्टियां थी, आप सोचिए उस समय गैर कानूनी थी, राजनीतिक पार्टी बना ही नहीं सकते थे। और मार्क्स के विचार को मानने वाले जो समाजवादी थे उन्होंने 1898 इसमें रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी कि रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी ये बनाई। सरकारी आतंक के कारण इन लोगों ने सब मतलब एक समझ लीजिए कि छुप के काम किया। अखबार भी निकाला इन्होंने और मजदूरों को संगठित करने का काम किया। कुछ रूसी समाजवादियों को यह भी लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि जमीन बांट देते थे, उससे पता चलता है कि वो वाकई में समाजवादी, उनकी भावना समाजवादी। तो वो ये मानते थे कि ये जो किसान है ना, यही क्रांति करेंगे, तो वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे। और सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, एक समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी ये बना ली। अब वे क्रांति का नेतृत्व जिस तरह से करेंगे, मैंने जैसे बताया कि ग्रामीण इलाके में समाजवादी जो सक्रिय थे उन्होंने फिर बाकायदा एक पार्टी बनाई, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए बाकायदा संघर्ष किए, मांग की कि जो सामंत, जो यानी सामंत मतलब जमींदार कह लीजिए, उनके पास जो जमीन है उसको वो फौरन किसानों को दे दी जाए। तो किसान के सवाल पर जो ये सोशल डेमोक्रेट्स है यानी कि सामाजिक लोकतंत्रवादी जो खेमा है या जो ये विचारधारा के लोग थे,
सामाजिक क्रांतिकारियों से ये सहमत नहीं थे। लेनिन ये कहते थे कि किसानों में ना एकजुटता नहीं है, वो बटे हुए हैं, कुछ अमीर है कुछ गरीब है, तो ये कभी भी जो सामाजिक आंदोलन है इसका हिस्सा नहीं बन सकते, इसका नेतृत्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पर दो तरीके के, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो संगठन के हिसाब से सांगठनिक रणनीति है, उसके सवाल पर भी लोगों में, पार्टियों में कैसे मतभेद थे। एक है बोल्शेविक, एक है मेंशेविक। जो व्लादिमीर लेनिन है, यानी कि जो बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे, वो ये मानते थे कि जो जार है, राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत बहुत, जितने जहां पर जिस जगह वो है वहां पर पार्टी बिल्कुल अनुशासित, डिसिप्लिन होनी चाहिए, और जो सदस्य इसमें आए या फिर जो उनकी संख्या हो वो पूरी तरीके से नियंत्रण में होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। देखिए मेंशेविक ऐसा नहीं मानते थे, वो कहते थे सबको सदस्यता मिलनी चाहिए, सब सदस्य होने चाहिए इसके। तो उथल पुथल का समय था, तो 1905 की क्रांति के बारे में देखते हैं। रूस निरंकुश राजशाही था, जैसे आपने जार की बात की। अब यहां पर जार का अभी भी शासन था। सोचिए उस समय भी जार का शासन था, जब बहुत सारे उदारवादियों ने कहा कि इसको खत्म करना चाहिए। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने जो संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी जो क्रांतिकारी है उनको साथ लिया और बहुत सारा काम किया किसानों और मजदूरों के बीच। तो रूसी साम्राज्य के तहत जो उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड हो गया, और इस्लाम के जो आधुनिकीकरण के समर्थक यानी कि जदीदियों का, इनका भी समर्थन मिला। तो रूसी मजदूरों के लिए 1904 इसका साल थोड़ा बुरा रहा, क्योंकि जो वास्तविक वेतन है, यानी कि जो मतलब जो एक पैमाना होता है कि किसी व्यक्ति के वेतन के वास्तव में कितनी चीजें खरीदी जा सकती है, यानी कि पैसा को तो ज्यादा भी मिल रहा है और अगर चीजों का रेट ज्यादा है तो उसका मतलब वास्तविक वेतन तो कम हुआ ना। तो कुछ ऐसी चीज हुई कि वास्तविक वेतन लोगों का कम हो गया। उसी समय जो मजदूर संगठन है उनकी सदस्यता में भी काफी इजाफा हुआ। 1904 में एक असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, इनके 4 सदस्यों को प्यूलितो आयरन वर्क्स इनसे इसमें नौकरी कर रहे थे, हटा दिया गया। तो मजदूरों ने आंदोलन छोड़ दिया। सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे के लिए वेतन की वृद्धि करने के लिए, कार्य जो कंडीशन है काम करने की, कार्य स्थिति के सुधार के लिए उन्होंने कहा कि हम हड़ताल करेंगे, हड़ताल पे चले गए। अब हुआ ये कि इसी समय पादरी जो गैपान साहब है उनके नेतृत्व में, उन्होंने वो नेतृत्व कर रहे थे, मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी कि जो जार का महल है उसके सामने पहुंचा, और उसी समय जो पुलिस है और जो जार के लोग हैं उन्होंने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इसमें 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए, 300 घायल हो गए। इसी घटना को हम खूनी रविवार कहते हैं। इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। अब हड़ताल होने लगी। जो विद्यार्थी है विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए क्योंकि विद्यार्थी जा नहीं रहे थे। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी जो मध्य वर्गीय कामगार है उन्होंने संविधान सभा की गठन की जाए इसकी मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। अब 1905 इसकी क्रांति के दौरान जो जार है उसने ये उसको भी समझ में आ गया था, तो उसने एक निर्वाचित परामर्शदाता यानी कंसल्टेंट संसद और ड्यूमा, इसके गठन की ड्यूमा बना दिया जाए। देखिए जो ये ड्यूमा है ये ही परामर्शदाता संसद होगी, ये आगे हम ड्यूमा शब्द यूज करेंगे इसलिए। तो जार ने कहा चलिए इसको बना दिया जाए। क्रांति के कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों ने अब बहुत सारी जो ट्रेड यूनियन है, फैक्ट्री कमेटियां, ये भी बना दी। 1905 के बाद बहुत सारी कमेटियां और यूनियन ये क्योंकि ये गैर कानूनी घोषित कर दिए गए थे, तो ये उस तरीके से काम कर रहे थे, छुप के काम कर रहे थे। राजनीतिक गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो जार ने ये जो परामर्शदाता सांसद यानी कि ड्यूमा है, जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के अंदर बर्खास्त कर दिया, यानी कि इतने दिन भी नहीं चलने, क्योंकि उसको वो जवाब देना ही नहीं चाहता था कि अपनी पावर्स में कोई अंकुश चाहता नहीं था।
उसने मतदान कानूनों में चेंज किया, फेरबदल करके जो तीसरी ड्यूमा है उसमें किसको डाल दिया? रूढ़िवादियों को, यानी कि जो रेडिकल्स, मतलब जो जो इनकी रूढ़िवादी, नॉट रेडिकल्स, रूढ़िवादी जिनकी विचारधारा ये होती है कि चीजें चेंज हो लेकिन बहुत धीरे से हो, और वो पुरानी विचारधाराओं पे, परंपराओं पे चलने वाले लोग, इसीलिए उदारवादियों और क्रांतिकारियों को इससे बाहर रखा गया। अब जो पहला विश्व युद्ध हुआ और जो रूसी साम्राज्य इसमें कैसे, क्या इसका रोल था, तो 1914 में जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया था, दो यूरोपीय गठबंधन बने, दो खेमे बने जिनके बीच युद्ध हुआ। पहला खेमा जिसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये इनको केंद्रीय शक्तियां कहा जाता है, सेंट्रल फोर्सेस। और दूसरे खेमे में थे जो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। इसके बाद इटली और रोमानिया भी बाद में आ गए इनके साथ। तो ये जो है आपस में इन सभी देशों के पास जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसलिए यूरोप के साथ साथ ये युद्ध जो यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसीलिए हम इसको पहला विश्व युद्ध मानते हैं, क्योंकि ये एक दो देशों के बीच में नहीं हो रहा था, ये मल्टीपल देशों के बीच में हो रहा था। रूसियों ने पहले तो इसका समर्थन काफी मिला, मतलब इस युद्ध में रूसी काफी है, जनता ने जार का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा हुआ, जार ने जो ड्यूमा में उसके मुख्य पार्टियों से के जो लोग थे उनसे सलाह लेना ही छोड़ दिया। अब इसके कारण जन समर्थन भी कम होने लगा यहाँ पर, रूस का या फिर कहें जार का। अब जर्मन विरोधी भावनाएं ये बढ़ने लगी, क्योंकि जर्मन सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे इस लड़ाई में। इसके कारण जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसका नाम बदला गया, पेट्रोग्राद कर दिया गया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो है जर्मन नाम था। जारीना, जार की जो पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा, वो कहाँ की थी? जर्मन मुल्क की थी। तो उसका एक सलाहकार, उनके सलाहकार उनमें से जो खास तौर पे रासपुतिन है, वो एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया, यानी कि जहां जहां जर्मन चीज दिखाई दी लोगों को वो पसंद नहीं आ रही। कहने का मतलब ये है इसका। तो प्रथम विश्व युद्ध के जो पूरी मोर्चे पर लड़ाइयां चल रही थी, पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई थोड़ी अलग तरीके से चल रही थी। पश्चिम में जो सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर खाइयों में जो जैसे जो ट्रेंच बने होते उसमें लड़ रहे थे, लेकिन जो पूरी मोर्चे पर जो सेना थी उसने काफी लंबा रास्ता तय किया। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मर रहे थे, और सेना की जो पराजय हो गई उसने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जर्मनी बहुत स्ट्रांग था। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने रूसी सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया, या उनकी रूसी सेना हारी। 1917 तक 70 लोग मर चुके थे। तो जो पीछे हटती रूसी सेनाएं हैं, जब वो निकली तो उन्होंने फसलें और इमारतें नष्ट कर दी, ताकि दुश्मन वहां टिक ना सके, मतलब अपनी ही चीजें खराब की। तो फसलों और इमारतों का जब विनाश हुआ, 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। तो ये जो हालात बनी, उससे जार और अलोकप्रिय हो गया। सिपाही अब युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। अब ये आप चित्र देखिए, ये पहले विश्व युद्ध जो हुआ उसके दौरान सिपाहियों का चित्र है। इससे आपको पता लग रहा होगा, इसको रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता। सशस्त्र, सबसे बड़ी सशस्त्र, मतलब शस्त्रों के साथ ये सेना थी। और जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदल दी, जार को छोड़ के ये क्रांतिकारियों के साथ आए, तो जार की सत्ता चली गई, ढह गई। तो जब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो हर जगह इफेक्ट होता है। जैसे उद्योगों पे भी असर हुआ। रूस ने अपने उद्योगों, जैसे उद्योग तो रूस के खुद के अपने कम थे, अब बाहर से जो चीजें आ रही थी वो भी बंद हो गई, क्योंकि जिस जगह से वो आता था, बाल्टिक समुद्र का जो रास्ता था, वो जर्मनी के कब्जे में आ गया, जर्मनी ने उस पर कब्जा कर लिया। तो यूरोप के जो बाकी देश थे, उसके मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लग गए। रेलवे लाइनें भी टूट गई 1916 में। जो अच्छे कद काठी वाले मर्द थे, यानी जो आदमी थे, उनको तो युद्ध में भेज दिया गया। तो मजदूरों की कमी पड़ गई, सारे जो वर्कशॉप है वो ठप हो गए, और ज्यादातर जो अनाज था वो कहाँ भेजा जाता था? इन लोगों के लिए। तो फिर वहां पर रोटी और आटे की भी कमी हो गई। तो बहुत ये सब चीजें हुई जिसने इस क्रांति को जन्म। रूसी क्रांति, हमने रूसी क्रांति के बारे में देखा कि कैसे शुरुआत हुई उसकी और क्या उसके कारण थे। जो आखिरी बात की थी हमने, उसमें यह था कि जो विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें रशिया का क्या रोल था, या ये कहें कि सोवियत
जो आगे मैं इसको बताऊंगा कि सोवियत कैसे बना, ये यूएसएसआर कैसे बना और उसके बाद और क्या चीजें हुई। तो पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति हुई। सन 1917 की जो सर्दी थी उसमें राजधानी पेट्रोग्राद, आपको याद होगा पेट्रोग्राद, क्योंकि पहले सेंट पीटर्सबर्ग ये इसका जो नाम था वो जर्मन था, इसलिए इसको पेट्रोग्राद किया था। उसकी हालत खराब थी। दो भाग समझ लीजिए शहर के इस तरीके से बनाए गए थे कि बिल्कुल वो भिन्न हो। मजदूर के क्वार्टर और जो कारखाने ये नेवा नदी के दाएं तट पर थे और बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके थे, विंटर पैलेस था, सरकारी इमारतें थी, ड्यूमा की बैठक भी यहीं होती थी। तो फरवरी में जैसे जो इलाका था, ये कहें कि मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की बड़ी बड़ी भारी कमी हो गई। ठंड भी ज्यादा थी, कोहरा बर्फबारी भी बहुत हुई। लेकिन संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि जो निर्वाचित सरकार है वो बची रहे, इसीलिए वो जो जार है वो उसके द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए जो कोशिशें की जा रही है उसका विरोध कर रहे थे। तो कहने का मतलब इसको इसका समझना इसलिए जरूरी है कि दो भाग आप समझ लीजिए बने हुए थे उस शहर के या एक क्षेत्र के, क्योंकि पेट्रोग्राद की बात हो रही है। तो इसमें दो भाग आप समझ लीजिए कैसे बने थे। बनावट थोड़े अलग तरीके से ऐसी थी कि गरीबों को एक जगह और अमीरों को एक जगह, ऐसे समझिए इसको। तो मजदूर के जो क्वार्टर थे वो दाईं तरफ, या अगर मैं इसको दाएं मानूं, ये दाएं भाग है, तो यहां पर मजदूर समझ लीजिए, मजदूर वर्ग जो है वो रहता था। और अगर आप बाएं का भाग माने तो यहां पर फैशनेबल फैशनेबल या कहें थोड़ा सा इलीट क्लास रहता था, और ड्यूमा भी यही होती थी। ये आप देखें कि ये ड्यूमा में पेट्रोग्राद सोवियत की बैठक एक हो रही है, इसी यही ड्यूमा है। तो दाएं और बाएं अब ऐसे बात करेंगे, दाएं और बाएं। तो 22 फरवरी को जो दाएं तट है यानी कि जो मजदूर वाला भाग है, उसमें एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। तालाबंदी का मतलब होता है कि भाई ताला लगा देना, परमानेंटली बंद कर देना। तो बाकी जो फैक्ट्री के मजदूर थे, उसके करीबन 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी और कई जगह औरतें भी इसका नेतृत्व कर रही थी। इसीलिए इसके बाद ये जो समय है 22 फरवरी, इसके इसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसका नाम दिया गया। तो आंदोलनकारी जो थे वो बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट यहां तक आ गए। तो इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी अभी इस में सक्रिय नहीं थी, संचालन भी नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाका यानी कि जो दायां भाग है और जो सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया, तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया और फिर शाम को तो ये तितर बितर हो गए, लेकिन 24-25 तारीख तक ये फिर इकट्ठा होने लगे। अब सरकार ने क्या किया कि घुड़सवार सैनिकों को लगा दिया, पुलिस को तैनात कर दिया। लेकिन अब देखिएगा कि ये जो घुड़सवार सैनिक है इनका क्या रोल होगा। फिर आया 25 तारीख मतलब 25 फरवरी रविवार, इसको सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। यानी 25 फरवरी को सरकार ने ये जो ड्यूमा है इसको बर्खास्त कर दिया, क्योंकि सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक जो थे, ये जो ड्यूमा को उन्होंने बर्खास्त किया उसमें राजनीतिज्ञ जो थे, पॉलिटिशियंस जो थे, वो बयान देने लगे। अब इससे क्या हुआ, 26 फरवरी को जो प्रदर्शनकारी थे वो बाएं तट यानी बायां इलाका, मैंने क्या कहा, जो फैशनेबल इलाका था वहां पर बहुत भारी संख्या में लोग आ गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। रोटी चाह रहे थे वो, तनख्वाह, काम की के घंटों में कमी चाह रहे थे, और लोकतांत्रिक अधिकार थे उसके पक्ष में बहुत सारे लोगों ने नारे लगाए और जमा हो गए। अब सरकार ने फिर क्या किया, फिर से नियंत्रण करने के लिए घुड़सवार सैनिकों को फिर से तैनात कर दिया। समझिएगा 24-25 और अब यहाँ 26-27 तारीख की बात हो रही है, यहाँ पर फिर से तैनात कर दिया घुड़सवार सैनिकों को। लेकिन जो सैनिक थे उन्होंने जो प्रदर्शनकारी है उन पर गोली चलाने से मना कर दिया। ध्यान दीजिए कि मैंने कहा था कि घुड़सवार जो सैनिक है वो क्या करेंगे, उनका रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आने वाला है सोवियत, क्योंकि रशिया के बारे में हम जो जानते हैं सोवियत यूनियन इस तरीके से बोलते थे उसको, तो सोवियत रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन, रूस के जो स्थानीय यानी कि लोकल जो रीजन के थे, उस इलाके के थे, स्वशासी यानी खुद शासन करना, या लोकल जो खुद शासन करेंगे, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन बने थे, संगठन, उसको सोवियत कहते हैं। ये शब्द बार बार आएगा इसलिए इसको ध्यान रखिएगा।
अब इससे क्या हुआ कि उन्होंने इनकार तो कर दिया, गोली तो नहीं चलाई, ऊपर से अपने ही जो रेजिमेंट के अफसर हैं उन पर गोली मार दी, बगावत कर दी, और ये जाके अल्टीमेटली हड़ताली मजदूरों के साथ मिल गए। अब देखिए, सिपाही मिल गए इनके साथ। तो उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत, ये सोवियत यानी कि एक संगठन समझ लीजिए, सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हो गए जो मैंने आपको दिखाया था। उसको समझिए, ये जो इमारत है इसी में जमा हो गए। ये जो इमारत है जहां पर ड्यूमा की बैठक होती थी, वहीं पर ये आके जमा हो गए और बैठक हुआ करती थी यहां पर। और तब यहीं से, इसी जगह से या इसी मीटिंग से आपके पेट्रोग्राड जिसे कहते हैं, सोवियत का जन्म हुआ। आप ये समझिए कि सोवियत जन्म का जन्म कहां से हुआ, यहां से हुआ। ये सारी प्रक्रिया, ये सारी इवेंट्स हुए। अगले दिन क्या हुआ, एक प्रतिनिधि मंडल जार के पास गया मिलने के लिए। सैनिक कमांडरों ने ये जार को कहा, देखिए साहब, राजगद्दी आप छोड़ दीजिए। उसने कहा, जार समझदार था, उसको समझ में आ गया था कि अब तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक इंटरिम सरकार, यानी कि ये कहें कि काम चलाने के लिए एक सरकार बना ली। ये तय किया गया कि जो रूस का जो भविष्य होने वाला है या फिर उसका जो आगे फैसला होगा, उसकी जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। जो संविधान सभा है, और उसका चुनाव कैसे होगा, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, यानी कि सबको, जो भी वयस्क है वो मताधिकार कर सकेंगे। तो फरवरी 1917 में राजशाही की गद्दी से हटाने वाली क्रांति, ये जो है, ये इसका झंडा किसके पास था, जनता के हाथों में, क्योंकि जनता ने ये काम किया था। ये इसीलिए इसको समझना जरूरी है। फिर ये तो हो गया, फरवरी की घटना हो गई। उसके फरवरी के बाद क्या हुआ, जो अंतरिम सरकार बनी थी, अभी मैंने बताया था कि अंतरिम सरकार बनी, उसमें जो सैनिक अधिकारी है, भूस्वामी है, उद्योगपति, ये प्रभावशाली थे, यानी कि जो बड़े बड़े लोग थे वो प्रभावशाली थे। अब उनमें जो उदारवादी और समाजवादी थे, ये जल्दी से जल्दी चाहते थे कि अभी तो इंटरिम सरकार बनी है, निर्वाचित सरकार बन जाए। जनसभा करने और संगठन जो बनाने में जो पाबंदी लगी हुई थी कि कोई जनसभा नहीं कर सकता, संगठन बना नहीं सकता, उसकी पाबंदी हटा ली गई। लेकिन हर जगह ऐसा तरीका नहीं था निर्वाचन का। लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बन गई। सोवियत क्या है, संगठन है। तो हर जगह इस तरीके से संगठन बन गई। अब अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक मैंने बताया था, बोल्शेविक है, और दूसरा 2 इसमें थे, मेल्शेविक। तो बोल्शेविकों के जो निर्वासित नेता है लेनिन साहब, ध्यान रखिएगा ये सब चल रहा है घटनाक्रम। अब एक नेता थे बोल्शेविकों के, जो व्लादिमीर लेनिन थे, वो रूस से बाहर थे, निर्वासन था उनका, वो लौट आए। उनके नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि 1914 3 साल पहले की बात हो गई। उनका ये मानना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। उसने ये बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन जो है किसानों के हवाले कर दी जाए, और बैंकों को नेशनलाइज कर दिया जाए, यानी कि राष्ट्रीयकरण उनका कर दिया जाए। ये लेनिन साहब कह रहे हैं। तो ये जो मांगे हैं, तीन इनकी मांगे जो थी, ये 3 मैंने जो मांगे बताई, ध्यान रखिएगा, इसको लेनिन की अप्रैल थीसिस कहा जाता है। अप्रैल थीसिस ये भी उन्होंने सुझाव दिया कि अब उनके जो उद्देश्य है, रेडिकल उद्देश्य है, उसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम अब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि आज भी हम सुनते हैं सीपीआई, सीपीआईएम, इस तरीके से, तो कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने रख दिया। बोल्शेविक पार्टी के जो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने जब ये अप्रैल थीसिस सुना तो उनको काफी हैरानी हुई। उनको ये लगता था कि अभी जो समाजवादी क्रांति का सही समय आया नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं कि अभी जो अंतरिम सरकार है उसी को जरा समर्थन दे दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, आगे चल के चीजें चेंज हुई। कहने का मतलब ये है कि जब ये सब घटनाक्रम पहले वाले हुए तो एक इंटरिम सरकार बनी। अंतरिम सरकार जो बनी, उसमें ये जो लेनिन साहब है, ये अपने रूस आ गए। इन्होंने कहा कि नहीं, अंतरिम सरकार को मतलब जो इनकी थीसिस है वो फॉलो की जाए, अंतरिम सरकार को नहीं समर्थन दिया जाए, या नई सरकार का गठन किया जाए एक तरीके से। लेकिन कई लोग इसके खिलाफ थे। तो हुआ ये कि कैसे लेनिन साहब की बात आई आगे कि गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। कमेटियां बन गई, कमेटियां के माध्यम से जो मजदूर फैक्ट्री चलाने के
अलग अलग मालिकों के जो तौर तरीके हैं उस पर मजदूर सवाल खड़े करने लगे। ट्रेड यूनियन भी बढ़ गई, सेना में सिपाहियों की समितियां बन गई। जून के अब ये हर महीने के बारे में बात हो रही है, देखिएगा। अब जून में क्या हुआ, 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेज दिए। जैसे जैसे जो इंटरिम सरकार जो जो बीच में जो सरकार बनी थी कमजोर होने लगी, बोल्शेविकों यानी कि जो ये साहब है, लोग हैं, ये कौन है, ये आपके लेनिन साहब है, ये अप्रैल 1917 में मजदूरों को संबोधित कर रहे हैं। तो ये लोग जो है, ये बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए फिर सरकार ने क्या किया, जो इंटरिम सरकार थी उसने सख्त कदम उठाए उसको दबाने, ये सब चीजों को दबाने के लिए। तो सरकार ने जो देखा कि भाई फैक्ट्रियों में क्या चल रहा है, उसने मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तो अब जून की बात ये हो गई। जुलाई में क्या हुआ फिर, जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा एक विशाल प्रदर्शन का दमन किया गया और कई ये जो नेता है इनको भागना पड़ा, छिपना पड़ा। तो गांवों में किसान और उनके, अब एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, यहाँ पर ये जुलाई के दिन 17 जुलाई की बात है 1917 में, कैसे बोल्शेविक समर्थक प्रदर्शनकारी जो थे उन पे गोली चलाई गई। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कैसे लोगों को गोलियां लगी और लोग अपनी जान से उनको हाथ धोना पड़ा। तो गांव के जो किसान हैं और उनके समाजवादी जो क्रांतिकारी नेता, वो ये चाह रहे थे कि भाई जमीनों का ना पुनर्वितरण कर दिया जाए, यानी कि इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए। इस काम के लिए समितियां भी बना दी गई। अब सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जो जुलाई से सितंबर, अब जुलाई की बात हो गई, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच किसानों ने क्या किया, क्योंकि ये बात हो गई थी, तो किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। क्योंकि अल्टीमेटली तो यही था कि जमीन जो है वो सब बराबर बंटनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए। तो उन्होंने खुद कब्जा कर लिया। अब अक्टूबर 1917 की जो क्रांति है वो क्या थी, ये सारा घटनाक्रम चल रहा है। मैं आपको सारा इस तरीके से बताता हूं कि सब 1850, अभी हम 1917 तक आ गए हैं, तो हुआ पहले क्या था, इसको एक जरा रिवाइज करता हूं। 1850 से 1880 इसमें रूस में समाजवाद पे डिस्कशन, बहस शुरू हुई। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी। 1905 में खूनी रविवार हुआ, आपको याद होगा कि जो गोपेन साहब हैं वो जो एक जत्था लेके जा रहे थे, उस पर गोलियां चली और 100 लोग वहां पर मर गए और 300 से ज्यादा घायल हो गए। तो इसको खूनी रविवार कहा जाता था, रविवार का दिन था वो। और 1905 की क्रांति, क्योंकि 1905 था ये। और फिर 1917 में 2 मार्च को क्या हुआ, जार ने अपना पद त्याग दिया और 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ। इसके बारे में भी हम देखेंगे। 1900, क्योंकि अभी हम अक्टूबर तक नहीं पहुंचे थे, 1918 से लेकर 20 तक आपस में लोग लड़ते रहे, बोल्शेविक और जो सरकार है। बोल्शेविक अलग पक्ष है और जो इंटरिम सरकार बनी थी वो अलग पक्ष है, तो इनके बीच में गृह युद्ध होने लगा। 1919 में कॉमिनटर्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इसका गठन किया गया। और फिर उसके बाद 1929 में सामूहिकीकरण, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन, सब मिल के काम करेंगे, उसकी शुरुआत हुई। तो कॉमिनटर्न में एक शब्द आएगा, इसका एक कॉम जो है कम्युनिस्ट से लिया गया है, इंटर्न जो है वो इंटरनेशनल से लिया गया है। तो कम्युनिस्ट पार्टियों की जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, मतलब एक तो कम्युनिस्ट जो सोवियत में थी, मतलब रशिया में थी और रूस में थी कहीं, और जो एक संस्था जो इंटरनेशनल, मतलब बाकी देशों के भी संपर्क में थी, या कहीं कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनी, उसको कॉमिनटर्न कहा जाता है। अब यहाँ पर देखें कि अभी हम बात करेंगे यहाँ पर एक 2 लोगों का नाम आने वाला है। हमने ये तो देख ही लिया कि लेनिन साहब हैं, ये बाएं में है। एक जो ट्रॉटस्की साहब, ये यहाँ पर दाएं हाथ में दिए गए, ये इनके मजदूर, साथ में जो इनके मजदूर साथी है जो इनको समर्थन करते थे, वो इनका नाम आएगा, इसलिए बताया। अब देखिए हुआ ये कि अब दो पक्ष हैं। एक इंटरिम सरकार यानी अंतरिम सरकार थी, और असलिग देता हूं इसको, और एक आपके ये बोल्शेविक हो गए, तो मैं इसको बू कर देता हूं। ये दोनों के बीच अभी संघर्ष शुरू होगा, चलेगा। ओके, तो ये दोनों के पक्ष के बारे में बात हो रही है। तो इनके बीच टकराव बढ़ता गया। लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा जो थानाशाही थोप देने की आशंका देने लगी, कि लेनिन को लग रहा था कि ये जो इंटरिम सरकार बनाई गई है, यही तानाशाही ना हम पे दोबारा थोप दे। तो फिर से सितंबर में लेनिन ने उसके सरकार के खिलाफ कहा कि अब विद्रोह के बारे में डिस्कशन शुरू कर दिया, उसमें चर्चा शुरू कर दी। और सेना और जो फैक्ट्री
सोवियत क्या थे, संगठन थे, उनमें मौजूद जो बोल्शेविकों को, या ये कहें कि जो लोग बोल्शेविकों का समर्थन करते थे, उनको इकट्ठा किया गया। अब 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद, 16 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जो पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया लेनिन ने, कि अब हम सत्ता पर काबिज होंगे। सत्ता पर कब्जे के लिए अब जो दूसरे साहब मैंने अपने चित्र में दिखाए थे, लियोन ट्रोट्स्की, इनके नेतृत्व में सोवियत की ओर एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन कर दिया गया, क्योंकि ये क्रांतिकारी सेना है इसमें, और क्रांतिकारी समिति भी है, लेकिन ये नहीं खुलासा किया गया कि ये जो योजना इन्होंने बनाई है कब्जे की, ये किस दिन लागू हो। तो 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया, जो रिवोल्ट है वो शुरू हो गया। अब सरकार जो संकट की आशंका ये देखते हुए जो प्रधानमंत्री उस समय थे केरेंस्की, उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा करने, वो सैनिकों को इकट्ठा करना चाहते थे, तो शहर के बाहर चले गए। सुबह ही सरकार के जो वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तर को घेर लिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और जो विंटर पैलेस है उसकी रक्षा करने के लिए जो सरकार के समर्थक सैनिक हैं उनको रवाना कर दिया गया। लेकिन पलक झपकते ही जो क्रांतिकारी समिति यहाँ बनाई गई थी, उसने भी अपने समर्थकों को आदेश उसी समय दे दिया कि चलो सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करो और मंत्रियों को गिरफ्तार करो। उसी दिन औरोरा, ये युद्धपोत है, उसने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। और भी युद्धपोत थे जो नेवा जो नदी है उसके रास्ते आगे बढ़े और अलग अलग सैनिक ठिकानों पर अपना नियंत्रण उन्होंने प्राप्त कर लिया। शाम तक पूरा शहर क्रांतिकारी समिति जो बनी थी उसके नियंत्रण में आ गया। आप देखिए, एक ही समय में इतना सारा काम हो गया, क्रांतिकारी समिति ने काम शुरू किया और उसके नियंत्रण में चीज आ गई और मंत्रियों को अपना आत्मसमर्पण करना पड़ा कि भाई अब तो खेल हो गया है, अब हमें आत्मसमर्पण करना है। तो पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की एक बैठक हो गई, जिसने कहा कि बोल्शेविकों ने जो ये काम किया है क्रांतिकारी समिति द्वारा, उसका वो समर्थन करते हैं। बहुत सारे शहर थे, वहां पर भी बगावत होने लगी, जमकर गोलीबारी हुई, खासतौर पर मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविक, यानी कि किसके थ्रू, जिन्होंने एक क्रांतिकारी समिति बनाई थी उसके थ्रू, इनका बोल्शेविकों का, जो लेनिन की पार्टी या लेनिन के समर्थक थे, उनका नियंत्रण हो चुका था। अब ये काम तो हो गया, इसके बाद क्या बदलाव हुए, यहां तक तो चीज हो गई। बोल्शेविक जो थे वो किसके खिलाफ थे, वो निजी संपत्ति, यानी किसी के पास अगर बहुत पैसा है या फिर किसी ने निजी संपत्ति बनाता है उसके खिलाफ थे। इससे क्या हुआ कि जो नवंबर 1917 तक जितने भी बैंक थे और उद्योग थे उनका राष्ट्रीयकरण हो गया, यानी कि उनका नेशनलाइजेशन हो गया। यानी कि जो इनका प्रबंधन होगा, इनका मैनेजमेंट होगा और जो इनका स्वामित्व होगा, जो जिसके अधीन होंगे वो सरकार होगी, मतलब ये सरकार के नियंत्रण में आ गया। जमीन को भी कहा गया कि ये समाज की संपत्ति है, समाज की प्रॉपर्टी है। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई कि सामंतों की जमीन पर कब्जा करो। तो शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए एक हिस्सा छोड़ दिया, बाकी उनके जो बड़े मकान थे उसके छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए, ताकि जो भी जरूरतमंद है, बेघर है, उनको जगह दी जा सके। जो अभिजात्य वर्ग है उनके द्वारा जो पदवियों के इस्तेमाल पर लोग लगा दी गई। अभिजात्य वर्ग मतलब होता थोड़ा क्लास लेवल, यानी कि जो आप ये कहें कि एक तो मजदूर वर्ग हो गया जिसको हम समझते हैं, एक ऐसा होता है जिसके पास पावर होती है, तो जो उनकी पुरानी पावर थी या जो उनको पुराने पोस्ट मिले हुए थे उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अब इस परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए या स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां भी बदल दी और वर्दियों में एक बड़ा चीज हुई कि एक बकायदा एक परिधान प्रतियोगिता हुई, कंपटीशन हुआ। तो इसमें जो सोवियत टोपी है यहाँ जो आप देख रहे हैं, जिसको बुदियोनोव्का कहा जाता है, उसको फाइनल किया गया कि ये आप हमारी ये जो पहनेंगे रूसी टोपी, ये सेना और सरकारी अफसर होंगे। तो बोल्शेविक पार्टी का फिर नाम चेंज किया गया, उसको रूसी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि बोल्शेविक ही कहा गया, लेकिन उसका नाम रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। नवंबर आया, नवंबर 1917 में बोल्शेविक जो थे उन्होंने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए
लेकिन अब देखिए बोल्शेविक है, उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में जो असेंबली है उन्होंने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्ती कर दी। उनका ये मानना था कि जो अनिश्चित परिस्थितियां हैं उनमें चुनी गई असेंबली को के मुकाबले जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ये ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। तो मार्च जब आया, मार्च 1918 में बहुत सारे जो राजनीतिक सहयोग है उनकी उनकी असहमति के बावजूद वो असहमत थे। बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोस्क इसमें जर्मनी के साथ संधि भी कर ली। तो आगे के जो साल आए उसमें बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भाग लेने के लिए वो एकमात्र ही पार्टी रहेगी और कोई पार्टी नहीं। यानी कि अब जो ये रूसी सोवियत कांग्रेस है उसको अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। एक ही पार्टी थी, एक वही बच गई। तो रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया कि एक ही दल है इसमें, और कौन सा दल है इन लोगों का। तो ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। बहुत सारे गुप्तचर थे, जैसे जिनको पहले गुप्तचर पुलिस कहे, वो पहले चेका कहा जाता था, बाद में ओजीपीयू, फिर एनकेवीडी। तो जो भी बोल्शेविकों की आलोचना करता था, इनके क्रिटिसिज्म करता था, ये पुलिस उनको जाके दंडित करती थी। बहुत सारे जो युवा और लेखक और कलाकार है वो इस तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वो समाजवाद और वो चाहते थे कि भाई परिवर्तन हो। 1917 अक्टूबर के बाद ऐसे जो कलाकार है और लेखक है उन्होंने बाकायदा कला और वास्तुशिल्प में बड़े नए प्रयोग किए। और लेकिन हुआ क्या कि जो पार्टी ने जो सेंसरशिप, क्योंकि अब कंट्रोल हो गया, पार्टी हर चीज पे कंट्रोल कर रही थी, तो कई लोगों का इनसे मोह भी भंग होने लगा था। अब छिड़ा ग्रह युद्ध। ग्रह युद्ध जब होता है, जैसे एक घर में दो भाई हैं, जब वो दो भाई आपस में लड़ रहे होते हैं उसे हम कहते हैं ग्रह युद्ध। जब वही दोनों भाई पड़ोसी से लड़ रहे होते हैं तब उसे हम ग्रह युद्ध नहीं कहते। ग्रह युद्ध मतलब घर के अंदर जो युद्ध हो रहा है। तो रशिया में या रूस में जो ग्रह युद्ध हुआ उसको समझिए। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। उसका कारण ये था कि सेना में बहुत सारे लोग थे वो किसान थे। अब वो अगर सेना में रहे तो फिर वो जमीन तो नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए वो घर लौटने लगे और सेना को छोड़ने लगे। जो गैर बोल्शेविक समाजवादी थे, उदारवादी थे, राजशाही, उनके समर्थकों ने क्या किया। अब देखिए, एक तो बोल्शेविक के समर्थक है, एक उनके समर्थक नहीं। तो जो उनके समर्थक नहीं है उन्होंने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर जो बोल्शेविक है, अब इन बोल्शेविकों को रेड्स कहा जाने लगा। तो जो बोल्शेविक थे, मतलब जो बोल्शेविक के खिलाफ है उन लोगों की बात कर रहा हूं, उन्होंने बोल्शेविक यानी जो रेड्स हैं उनसे लड़ने के लिए टुकड़ियां बना ली। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के बहुत सारे हिस्से पर जो सामाजिक क्रांतिकारी है जिसको ग्रीन्स कहा गया और जार समर्थक, अब इसमें ऐसे भी लोग थे जो जार का समर्थन कर रहे थे, वो व्हाइट्स कहे जाने लगे। तो ग्रीन्स, व्हाइट्स और ये दोनों और रेड्स, इनके बीच में तनातनी शुरू हुई। उन्हें अब तनातनी करने का, क्योंकि इनके पास तो पावर थी नहीं, ग्रीन्स और व्हाइट्स के पास कहाँ पावर थी, रेड्स के पास थी इस समय। तो ग्रीन्स और व्हाइट्स के पास पावर ऐसे आई कि फ्रांसीसी, अमेरिकी और ब्रिटिश जापानी टुकड़ियां जो है वो इनको समर्थन दे रही थी। तो ये सभी शक्तियां रूस से में जो समाज को या समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाह रही। तो इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच क्या हुआ, अब चला ग्रह युद्ध। इसमें लूटमार हुई, डकैती हुई, भुखमरी, बहुत सारी चीज हुई। अब जो व्हाइट्स हैं यानी कि जो जार के समर्थक हैं, उनमें जो निजी संपत्ति के हिमायती थे कि भाई हाँ, किसी के पास अगर पैसा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले जो किसान थे उनके खिलाफ, जो रेड्स है उनका क्या था कि भाई जमीन पे कब्जा करो, जिसके पास जितना है वो ले ले। लेकिन जो व्हाइट्स थे, जो जार समर्थक थे, उन्होंने इन किसानों के खिलाफ बड़ा सख्त रवैया अपनाया। तो उनकी इन जो एक्शंस थे उसके कारण जो गैर बोल्शेविक के प्रति जो जन समर्थन है और भी तेजी से घट रहा था ये। तो जनवरी 1920 तक जो भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर किनका कब्जा हो गया, बोल्शेविकों का। यानी ग्रह युद्ध तो हो रहा था लेकिन बोल्शेविकों का ज्यादा कब्जा था। उन्होंने जो गैर रूसी राष्ट्रवादी और जो मुस्लिम जदीदी थे उनसे उनको मदद मिली और उनको कामयाबी मिल रही थी।
तो जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां पर उनको ज्यादा नहीं, मतलब उनको ज्यादा मदद नहीं मिल सकी। मध्य एशिया में जो खीवा है उसमें बोल्शेविक उपनिवेशकों के समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय जो लोकल राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया। तो ऐसे हालात में लोगों को समझ में आ गया, या लोगों को ये जानने में बड़ा समय लगा कि भाई बोल्शेविक आखिर चाहते क्या है। अब जैसे हमने इतना सब कुछ डिस्कशन किया, आप भी सोच रहे होंगे कि ये लोग चाह क्या रहे थे, तो वहां लोगों को भी कंफ्यूजन था कि बोल्शेविक सरकार चाह क्या रही है। तो आंशिक रूप से इसी समस्या को निपटने के लिए ज्यादातर जो गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, आप समझिएगा, जो गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य, दिसंबर यहां से 1922 से इसके अंतर्गत जो राजनीतिक स्वायत्ता दी कि आप राजनीतिक स्वायत्त है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय सख्त नीतियां, बोल्शेविकों ने बहुत सारी ऐसी नीतियां अपनाई थी जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद नहीं थी, जैसे घुमंतुवाद, इसकी रोकथाम की बड़ी कड़ी कोशिशें की गई। तो इसीलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास ये बहुत कम ही रूप में सफल हो पाए। ये घुमंतुवाद का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठहर कर नहीं रहते, अपनी आजीविका या फिर लाइवलीहुड के लिए एक दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने रोक लगाई। स्वायत्ता का मतलब होता है अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार। तो जो जो अलग अलग क्षेत्र थे उनको राजनीतिक स्वायत्ता यहाँ पर दी गई। एक और शब्द आएगा जिसे हम कहते हैं कार्य स्थितियां, काम के हालात, वो थोड़े खराब थे उस समय, अब जो मैं आगे बात करूंगा। तो समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हुआ उसके बाद? गृह युद्ध चल रहा था। अब आप समझ गए कि गृह युद्ध किसके बीच में चल रहा था। तो के दौरान जो बोल्शेविक है उन्होंने उद्योग और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा कि सब ये नेशनलाइज होंगे, उद्योग और बैंक जो होंगे वो सरकार के। उन्होंने किसान को उन जमीन पर खेती की छूट दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका है, यानी समाज के अधीन वो जमीन आ गई, किसी सिंगल आदमी के पास नहीं है। अब जो जब्त किए गए खेत है उसका इस्तेमाल जो बोल्शेविक है ये दिखाने के लिए करते थे कि देखिए सामूहिकता क्या होती है, कोऑपरेटिवनेस क्या होता है, लोग मिलके कैसे काम करते हैं। तो शासन के लिए जो केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था, एक मतलब सेंट्रलाइज एक एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। तो उन्होंने फिर 5 साल, जैसे हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना चली थी पहले, तो पंचवर्षीय योजना यानी 5 साल के लक्ष्य तय किए जाते थे। तो यही इसी तरीके से 2 योजनाएं हैं, 1927 से 1932 और 1933 से 1938, 5-5 साल है। उसके दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की जो कीमतें हैं उनको मतलब स्थिर कर दिया। केंद्रीकृत नियोजन के से जो आर्थिक विकास में बड़ी गति मिली और इससे क्या हुआ, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। 1929 और 1933 के बीच जो तेल है, कोयला, स्टील, इसके उत्पादन में 100% वृद्धि हो गई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आ गए। लेकिन अब जो तेज निर्माण कार्य हो गया उससे एक प्रॉब्लम हुई, कार्य स्थितियां, जो वर्किंग कंडीशन है वो खराब हुई। अब मैग्निटोगोर्स्क, ये थोड़ा शब्द इस तरीके से है, मैग्निटोगोर्स्क, इसमें ये शहर है, इसमें एक स्टील संयंत्र का निर्माण 3 साल में ही हो गया। लेकिन मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी इसमें बितानी पड़ी, 550 बार एक साल में काम रुका। और रिहायशी क्वार्टर में जाड़ों में आप सोचिए -40 डिग्री माइनस टेम्परेचर है, उसमें लोगों को शौचालय करने जो है, अब -40 में तो अगर आप सांस भी ले रहे हो तो नाक में बर्फ जम जाती है, वहां पर वो टॉयलेट करने जाते थे, क्या होता होगा सोचिए उस समय, ऐसी सिचुएशन बन गई थी। तो एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री जो कामगार है और जो किसान है उनको विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए बाकायदा खास इंतजाम किए गए, मतलब अच्छे काम हो रहे थे, वगैरह ये सब किया गया। और महिला कामगारों के लिए, जैसे महिला है उनके बच्चे क्या करेंगे, तो उसके लिए बालवाड़ियां खोल दी गई ताकि वहां बच्चे उनके जब वो काम कर रही हैं तो रह सके। स्वास्थ्य सेवा अच्छी कराई गई और मजदूरों के लिए बड़ी बड़े आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। और कहीं कहीं ये हो पाया, कहीं नहीं हो पाया। तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले कि हम स्टालिन की बात करें।
अब ये देखें कि ये यहाँ पर कारखानों को ये देखा गया इस तरीके से कि ये समाजवाद का प्रतीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चिमनियों से निकलता धुआं ही सोवियत रूस की सांस है। जो आज हम लोग सांस हमारी खराब कर रही है चीजें, वो उस समय बताया गया, लेकिन वो बहुत पहले का समय था। यहाँ पर स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा है, ये पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसके दौरान जो जो मैग्निटोगार्स शहर है उसमें एक बच्चे की चित्र है। और ये यहाँ पर लंच डिनर का इंतजाम है, भोजन कक्ष है। तो 30 के दशक में एक खाने में कैसे लोग खाना खाते थे उसका एक चित्रण है। अब स्टालिनवाद, स्टालिन, इनके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। और सामूहिकीकरण, सामूहिकीकरण मतलब कि समूह लोग मिलके काम करेंगे। और स्टालिन ने इसमें क्या काम किया, जो नियोजित अर्थव्यवस्था है उसका तो शुरुआती दौर है खेती के सामूहिकरण से पैदा हुए जो तबाही से जुड़ा हुआ था। कैसे समझिए, 1927 से 1928 इसके आसपास अनाज का भारी संकट था। अब सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी। अब कोई भी इस कीमत पर से ज्यादा या कहें कि इस कीमत के अलावा नहीं बेच सकता था। लेकिन किसान इस कम ये जो कीमत थी उनको पसंद नहीं, और वो अनाज बेचना नहीं चाहते थे इस अमाउंट में। लेकिन जो लेनिन के बाद किसने संभाला पार्टी को, स्टालिन ने। उसने इस स्थिति को निपटने के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग या कड़े कदम उठाए। उसे लगता था कि जो अमीर किसान है और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज बेच नहीं रहे। उनको लग रहा था कि ये पैसा ये संभालेंगे, चीजों को रोकेंगे और उसके बाद बड़े अमाउंट में से बेचेंगे। तो इनको कलुको कहा गया। तो उन्होंने जो 1928 में पार्टी के सदस्य जो थे उन्होंने बाकायदा दौरा किया और इनसे जबरन कलुक मतलब होता है रूस में जो संपन्न किसान है, जो पैसे वाले किसान है, उनसे जबरन ये लिया गया अनाज। इसके बाद भी, ये करने के बाद भी अनाज की कमी बनी रही। तो ये कहा गया कि अब तो हमें खेतों का सामूहिकीकरण करना पड़ेगा। उसका कारण उनको ये था कि खेत बड़े छोटे छोटे। अब इन छोटे छोटे खेत में जो लोग काम कर रहे हैं, अपने इंडिविजुअल लोग काम कर रहे हैं, वो ज्यादा पैदावार नहीं कर पाएंगे। तो होगा ये कि बड़ा सा एक एरिया लिया जाए, मतलब सामूहिकी, जैसे 10 किसान है, 10 किसान अभी अगर अपनी जमीन मिला ले तो बहुत बड़ा इलाका होगा। और उस बड़ा इलाके में बाकायदा आधुनिकीकरण किया जाएगा और मशीनों से खेती की जाएगी, और ये जो कलुका है उनको हटाया जाएगा। तो किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रण यानी कि सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया कि सर खेतों को किसानों से ले लिया जाए, बहुत बड़ा एक क्षेत्र बनाया जाए और वहां पर सरकार के द्वारा या सरकार के नियंत्रण में खेती की जाए। तो इसी को हम सामूहिकीकरण कहते हैं। स्टालिन का सामूहिकीकरण शुरू हुआ 1929 में। पार्टी ने सभी किसान जो है उनके सामूहिक खेती, जिसे कोल खोज कहा जाता था, उसमें काम करने का आदेश दिया कि सब लोग अब सामूहिक खेतों में काम करेंगे। और ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए कि अब वहां पर हमको रिसोर्सेज भी देने पड़ेंगे। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और जो कोल खोज है उसका जो मुनाफा होता था वो किसानों में बांट दिया जाता था। तो ये फैसलों से जो कई किसान गुस्सा भी हो गए। उन्होंने क्या किया, जानवरों को खत्म करना शुरू किया, क्योंकि जब मवेशी और जानवर के बगैर तो कुछ नहीं होगा। 1929 और 1931 के बीच में मवेशियां 1/3 रह गए। जैसे अगर 100 होंगे तो 33 ही रहेंगे। सामूहिकीकरण जो हो रहा था उसका विरोध करने के लिए बड़ी सख्त सजा दी जाती थी, उनको देश निकाला दिया जाता था। तो जो सामूहिकीकरण का जो विरोध कर रहे थे किसान, उनका ये कहना था कि ना तो वो अमीर है और ना ही वो समाजवाद के विरोधी है। वो उनके अपने अपने कारण है, उसके कारण वो सामूहिक खेती नहीं करना चाहते। तो स्टालिन ने फिर उसके बाद कई लोगों को ये करने भी दिया, लेकिन सरकारी कोई मदद उनको नहीं मिली। अब सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। अब ये बड़ी बात है। देखिए, पहले वृद्धि नहीं हुई थी, उसके बाद सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया, उसके बाद भी वृद्धि नहीं हुई और खराब फसल हुई 1930 और 33 के बीच में। यहाँ पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तो पार्टी ने भी बहुत सारे लोग जो थे वो जो नियोजित अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें पैदा हो रहे जो भ्रम है और सामूहिकीकरण के जो रिजल्ट आए
उसकी आलोचना कर रहे थे। तो स्टालिन और उनके सहयोगियों ने जो ऐसे आलोचक हैं उनके खिलाफ साजिश का आरोप लगाया, कई लोगों को आरोप लगाया गया और फिर उसके बाद कई लोगों को जेलों में भर दिया, आश्रम शिविरों में भेज दिया। ज्यादातर लोग कई ऐसे थे जिन्होंने कोई अपराध किया नहीं, बहुत सारी उनको यातना दी गई, उनसे लिखवाया गया, उन्हें मार दिया गया, लिखवाया गया कि हाँ उन्होंने ये काम किया, उन्हें मार दिया गया। कई प्रतिभावान, कई अच्छे लोग, पेशेवर लोग भी थे इसमें जो जिनके साथ ये दुर्दशा हुई। यहाँ पर एक आपको चित्र दिखाना चाहूंगा, इससे आप थोड़ा समझ पाएंगे कि सामूहिकीकरण में क्या हो रहा है। ये सब के सब जो लोग हैं, यानी कि ये सारे के सारे फार्म में, एक सामूहिक फार्म में काम करने के लिए औरतें जमा हुई हैं। अब रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या हुआ, ये तो हमने क्रांति के बारे में देख लिया, क्या क्या वहां पर हो रहा था, लेकिन इसका एक वैश्विक प्रभाव भी हुआ। कहने का मतलब इस ये विश्व में फैला, लोगों ने इसको समझा। तो बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था, जिस तरह से शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की जो समाजवादी पार्टियां बहुत ज्यादा सहमत तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर देखा कि हाँ लोगों का, यानी कि जो मेहनत कश है, मजदूर है, किसान है, उनकी उनके की एक सरकार वहां पर आई, तो इससे एक उनके अंदर उम्मीद जगी। तो बहुत सारे देशों में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनी। तो बोल्शेविकों ने अपने उपनिवेशों की जनता को भी अपने रास्ते का अनुसरण करने के लिए, क्योंकि बोल्शेविक को उनको इनके पास भी तो, रूस के पास भी तो उपनिवेश थे, उनको प्रोत्साहित किया गया। बहुत सारे देश जैसे सोवियत संघ के अलावा बहुत सारे देशों के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, और जो बोल्शेविक ने क्या बनाया था, इंटरनेशनल कम्युनिज्म के लिए कॉमिंटर्न, इसका हिस्सा वो बन गए। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, इसमें शिक्षा दी गई। तो जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक बहुत बड़े ग्लोबल पहचान मिल चुकी थी, हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन जो 50 का दशक है, उसमें देश जो भीतर के लोग हैं वो समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के आदर्श जो थे उसके अनुरूप है नहीं। तो विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को ये मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक नहीं है। एक लेकिन कितने कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें। एक पिछड़ा हुआ देश था, वो सुपर पावर बन चुका था, महाशक्ति बन चुकी थी, बढ़िया उद्योग हो रहा था, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहां के जो नागरिक थे उनको वो स्वतंत्रता नहीं मिल रही। जो विकास परियोजनाएं हर, जो दमनकारी नीतियां हैं वो लागू थी। तो 20वीं सदी के अंत तक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सोवियत संघ है उसकी प्रतिष्ठा थोड़ी कम हो गई। लेकिन वहां के लोग अभी भी समाजवाद का सम्मान करते हैं, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में अलग अलग धारणा है, अलग अलग सोच है। ये एक विश्व वैश्विक का एग्जाम्पल देना चाहें तो इंडो सोवियत जनरल का लेनिन विशेषांक है जो निकलता था, लोग इसको समझते थे। तो ये सारी चीजें हैं, इसके कुछ सोर्सेस हैं कि ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। जैसे सोवियत रूस में एक भारतीय, उन्होंने अपने अपने बारे में क्या बताया। रूस में रविन्द्रनाथ टैगोर गए, उनका भी एक चित्रण है यहाँ पे। एक शब्द है प्रतिक्रांतिकारी, इसका मतलब होता है जो क्रांति के विरोधी होते हैं। तो ये सब हमने जाना कैसे क्रांति हुई, 1905 में क्या हुआ, खूनी रविवार, फिर 1917 में क्या हुआ, कैसे बोल्शेविक आए, पहले जार थे, बोल्शेविक आए, उसके बाद बोल्शेविकों ने क्या परिवर्तन किया, और रूस क्योंकि प्रगति के पथ पे चला, वाकई में एक महाशक्ति की तरह उभरा, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और इसने विश्व में क्या चीजें भेजी, वो है समाजवाद, वो है एक कम्युनिज्म, कि समाज काम करेगा, मजदूरों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। तो ये बात हुई इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।